डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास से 10 के पे स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को हिंदी का चैप्टर नंबर जो 4 है उसका पूरा कॉन्सेप्ट थ्योरी क्लास कराने जा रहा हूँ। इससे पहले वाले जो मैंने तीन चैप्टर जो था, जैसे आपको भारत से हम क्या सीखे, ठीक है, उसके बाद विश्व के दांत और श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये मैंने सब ऑलरेडी अपने चैनल के माध्यम से वीडियो अपलोड कर दिया। कृपया आप लोग वहाँ पे जाकर के देख लीजिएगा। आज मैं आपको जो चौथा चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो ये एक ललित निबंध है और इनके जो लेखक हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। उनके बारे में एक संक्षिप्त परिचय करवाते हैं और थ्योरी क्लास के बाद मैं इसका जस्ट ऑब्जेक्टिव आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं। तो बाबू देखो, जैसा कि आप देख रहे हो कि सब्जेक्ट हिंदी लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये एक ललित निबंध है, ठीक है, और इनके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। सबसे पहले ये जो व्यक्ति है जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा है उनका परिचय जान लेते हैं। तो बाबू लिखेंगे, ये जो है बाबू, हल्ला नहीं करना, हल्ला नहीं करो, देखो ध्यान दो। तो यहाँ पे जो पहला इसका कॉन्सेप्ट हो जाएगा, फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट हो जाएगा, इसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। पाठ की कौन सी विद्या है, 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 पाठ की कौन सी विद्या। देखो बाबू, कहा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ की कौन सी विद्या है। तो आप लोग देखे हो ये क्या है? ललित निबंध है। क्या कौन सा निबंध है? ललित। ये ललित निबंध है। ये कौन सी है? ललित निबंध। ये मतलब निबंध है, ऐसे है, ललित निबंध, ठीक है। ये एक तरह से क्या है? एक तरह से ऐसे है, ललित निबंध है। तो ये क्या है बाबू? ये पाठ की कौन सी विद्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्या? ललित निबंध है, याद रखोगे। उसके बाद करा जो इस पाठ के लेखक कौन है बाबू। अगर हम इस पाठ की बात करेंगे तो इस पाठ के जो लेखक होंगे, यानी इस पाठ के लेखक, इस पाठ के लेखक, इस पाठ के लेखक का नाम क्या है? इस पाठ के लेखक कौन है? इस पाठ के लेखक कौन है बाबू? इस पाठ के लेखक हैं कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी। हजारी प्रसाद कौन है बाबू? हजारी प्रसाद द्विवेदी है, ठीक है। तो ये जो इस पाठ की कौन सी विद्या है, तो एक ललित निबंध है। इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। चलते हैं, इसके बाद करा इनका जन्म देख लेते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म, द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? कब हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो हुआ था बाबू, वो था 1907 ईस्वी में। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में, 1907 एडी में, अर्थात ईस्वी में, 1907 ईस्वी में। उसके बाद करें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। अगर अगला प्रश्न क्या बन सकता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना चाहिए, छपरा। कहाँ हुआ था? छपरा। छपरा पड़ता है उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। छपरा, बलिया, छपरा बलिया उत्तर प्रदेश। छपरा बलिया कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश। अपना बिहार में भी है क्या? कौन? एक छपरा जिला है, और उत्तर प्रदेश में भी क्या है? अपना बिहार में भी बलिया है, और उत्तर प्रदेश में भी क्या है? बलिया जिला है ना। बलिया, छपरा के बलिया जिला के छपरा में क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश राज्य में क्या हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। हजारी प्रसाद जी की मृत्यु कब होती है? अगर पूछ दिया जाए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो मृत्यु हुई थी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु
की मृत्यु कब हुई थी? की मृत्यु कब हुई थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो मृत्यु कब हुई थी बाबू, तो याद रखना आगे, याद रखोगे 1979 ईस्वी में। कब हुई थी? 1979 ईस्वी में हुई थी। और कहां पे हुई थी? दिल्ली में। कहां पे हुई थी? दिल्ली में। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो मृत्यु होता है कहां पे होता है? दिल्ली में होता है, 1979 में होता है। ठीक है, चले अगला प्रश्न लिखोगे। अगला प्रश्न लिखिएगा बाबू, लिखोगे अशोक के फूल, क्या लिखा हुआ? अशोक के फूल, अशोक के फूल, अशोक के फूल, उसके बाद लिखोगे कोमा, फिर लिखोगे आलोक पर्व, आलोक पर्व, आलोक पर्व, अशोक के फूल, आलोक पर्व, बाण भट्ट, बाण भट्ट, क्या लिखोगे? बाण भट्ट, बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? किसकी रचना है? किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी द्विवेदी। यानी देखिए करा है अशोक के फूल, पहला क्या हो जाएगा? अशोक के फूल, और दूसरा हो जाएगा आलोक पर्व, तीसरा हो गया बाण भट्ट की जो आत्मकथा, ये किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी तीनों जो रचना है वो किनका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। वही करा अशोक के फूल, अशोक के फूल, आलोक पर्व, बाण भट्ट की आत्मकथा, ये किसकी रचना है? यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये तीनों में से कोई दे सकता है, दे सकता है। आलोक पर्व किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आत्मकथा किसकी रचना? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अगला प्रश्न लिखोगे, अगला लिखोगे, अगला जो थ्योरी हो जाएगा उसका लिखोगे, किस रचना पर हजारी प्रसाद द्विवेदी को, किस रचना पर, किस रचना पर हजारी प्रसाद द्विवेदी को, किस रचना पर हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद, किस रचना पर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी को, हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी, अकादमी, साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, अकादमी पुरस्कार मिला, पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ध्यान दे बाबू, क्या कर रहा है? कहा कि यहाँ पे किस रचना पर हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? आंसर लिखोगे आलोक पर्व, आलोक पर्व, आलोक पर्व जो इनके द्वारा रचना है, इन्हीं पे इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किनको? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। उसके बाद इसके बारे में जो कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, बढ़ते हुए, बढ़ते नाखून हमें, बढ़ते हुए नाखून, बढ़ते हुए नाखून, बढ़ते हुए नाखून, बढ़ते हुए नाखून, बढ़ते हुए नाखून हमें किस, बढ़ते हुए नाखून हमें किसकी याद, हमें किसकी याद दिलाते हैं? किसकी याद दिलाते हैं? बढ़ते हुए नाखून हमें किसकी याद दिलाते हैं? तो बाबू ये जो होता है पार्श्ववृत्ति की, पार्श्ववृत्ति, पार्श्ववृत्ति का मतलब समझते हो? हमको याद ये दिलाता है कि हम प्राचीन जमाने में क्या थे? पशु के समान थे, पशु की तरह शिकार करते थे और कच्चे मांसों को खाते थे ना। तो नाखून मुझे ये याद दिलाती है, किसकी याद दिलाती है? पार्श्ववृत्ति की। किसकी बाबू? पार्श्ववृत्ति के, पार्श्ववृत्ति के याद दिलाते हैं। अगला प्रश्न लिखो, नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं?
नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से यह प्रश्न लेखक से यह प्रश्न लेखक से यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा था? लेखक से किसने पूछा था? लेखक से किसने पूछा था? यानी तो जो थी उसकी छोटी लड़की ने। देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो छोटी लड़की थी वो पूछते हैं अपने पिता से, पिताजी नाखून क्यों बढ़ते? ये प्रश्न कौन करते हैं? उसकी छोटी लड़की। किसकी छोटी लड़की? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ना। वो नन्ही सी बच्ची है, वो पूछते हैं पापा जी बताइए नाखून क्यों बढ़ते हैं? ठीक है, उसी पे नाम रखा गया क्या? नाखून क्यों बढ़ते, चैप्टर का ही नाम रखा गया। चलिए अगला जो पॉइंट लिखेंगे, अगला पॉइंट लिख लेंगे इसके बारे में। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह निबंध किस ग्रंथ से लिया गया है? नाखून नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? बढ़ते हैं। यह निबंध यह निबंध यह निबंध किस ग्रंथ से लिया गया है? यह निबंध किस ग्रंथ से लिया गया है? किस ग्रंथ से लिया गया है? यानी कहा समझिएगा, कहा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह निबंध किस ग्रंथ से लिया गया है? तो यह निबंध लिखा है द्विवेदी ग्रंथावली। द्विवेदी ग्रंथावली। द्विवेदी ग्रंथावली। द्विवेदी ग्रंथावली निबंध किस ग्रंथ से लिया गया बाबू? तो द्विवेदी ग्रंथावली से लिया गया। ठीक है, अगला जो पॉइंट हो जाएगा इसके बारे में, अगला पॉइंट लिखेंगे पुराने का मोह। पुराने का मोह। पुराने का मोह सब समय पुराने का मोह सब समय वांछनीय 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 ही नहीं होता। वांछनीय ही नहीं होता। वांछनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति यह पंक्ति यह पंक्ति यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? किस शीर्षक पाठ से है? किस शीर्षक पाठ से है? ध्यान देना बाबू, क्या करा है कि पुराने कामों सब समय वांछनीय ही नहीं होता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो आंसर लिखोगे नाखून क्यों बढ़ते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि पुराने कामों सब समय वांछनीय ही नहीं होता है। यह जो शब्द लिया गया किस चैप्टर से लिया गया है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला जो हो जाएगा इसका कॉन्सेप्ट लिखोगे बाबू, किस देश के लोग बड़े बड़े किस देश के लोग किस देश के लोग किस देश के लोग बड़े बड़े किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखना बड़े बड़े नाखून रखना बड़े बड़े नाखून रखना बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं। बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं। बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं। ध्यान दीजिए, कहा कि किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं। तो आंसर लिखोगे गौड़ देश के लोग। कौन हो जाएगा? गौड़। गौड़ देश के लोग। गौड़ देश के लोग। ठीक है, तो गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते थे। ठीक है, चलिए अगला कॉन्सेप्ट लिखेंगे इसके बारे में। अगला प्रश्न लिखोगे बाबू, लिखिएगा अनाम दास का पोथा। अनाम दास का पोथा। अनाम दास अनाम दास का पोथा। अनाम दास का पोथा उपन्यास
अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेख की कीर्ति है? किस लेखक की कीर्ति है? किस लेखक की कीर्ति है? किस लेखक की कीर्ति है? तो अनाम दास का पोथा किस लेखक की लिखी? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? निर्लज अपराधी किसे कहा है? किसे कहा है? बाबू हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी नाखून को काटे, तो इसको पतित है, बार बार इसको काट देते हैं लेकिन तत्पर भी बढ़ जाता है, इसलिए इसको निर्लज अपराधी। तुमको नहीं है ना, तो तुमको काट देते, तुमको श्रम नहीं आता, बार बार फिर बढ़ जाता है, इसको क्या बोले? निर्लज अपराधी। कौन बोले? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो नाखून को। किसको कहा है बाबू? नाखून को। किसको कहे? नाखून को कहे। निर्लज अपराधी किसको कहे? नाखून को। चलो अगला प्रश्न लिखोगे किसने कहा था कि किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, और सब नए खराब नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। इसको कालिदास बोले थे। कौन बोले थे? कालिदास जी बोले थे कि कालिदास की जितना भी चीज है, यानी किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे ही नहीं होते। जरूरी नहीं है कि कोई भी चीज पुराना होगा तो अच्छा ही होगा, और जरूरी नहीं है कि जो नया चीज है वो सब खराब ही होगा। तो वो इस बात को किसने प्रस्तुत किए थे? कालिदास जी बोले थे। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो पुराने व्यक्ति हैं, जो बड़ बुजुर्ग हैं, वो जरूरी नहीं कि वो सब ठीके होंगे, वो सब अच्छे ही होंगे। जरूरी नहीं है कि युवा पीढ़ी सब खराबे होंगे, ऐसा बात नहीं है। इस बात से वो प्रस्तुत कर रहे हैं। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते? इस शब्द को किसने प्रस्तुतिकरण किए थे? कालिदास जी। और कालिदास के द्वारा लिखे गए पुस्तक इससे पहले चैप्टर में पढ़े थे, मेघदूतम ना, मेघदूत नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? कालिदास। और उसको जर्मन भाषा में किसने ट्रांसलेट किया था? मैक्स मुलर। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत? चलो आगे लिखेंगे इसके बारे में। आगे लिखेंगे बाबू दधीची। क्या लिखेंगे? दधीची क्या लिखोगे? दधीची मुनि का दधीची मुनि हड्डी, दधीची मुनि का हड्डी, दधीची मुनि का हड्डी, दधीची मुनि का हड्डी से क्या बना है? से क्या बना है? से क्या बना है? तो दधीची मुनि की हड्डी से क्या बना है? लिखोगे इंद्र का वज्र। इंद्र का वज्र, इंद्र का वज्र बना है। क्या बना है बाबू? इंद्र का वज्र, इंद्र का वज्र बना है। इंद्र का वज्र देखिएगा, इंद्र का वज्र किससे बना है? इंद्र का वज्र, इंद्र का वज्र, इंद्र का वज्र किससे बना है? किससे? इंद्र का वज्र किससे बना है? किससे बना है? इंद्र का वज्र किससे बना है? तो दधीची की हड्डी से। क्या बना है? दधीची
दधीची मुनि की हड्डी से, दधीची मुनि की हड्डी से, हड्डी से, दधीची मुनि की हड्डी से क्या बना है बाबू? इंद्र का वज्र बना है ना। चलिए अगला प्रश्न लिखोगे। अगला जो कॉन्सेप्ट हो जाएगा उसका लिखोगे, लिखोगे सहजात वृत्ति किसे कहते हैं? सहजात वृत्ति, सहजात वृत्ति किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? सहजात वृत्ति किसे कहते हैं? बाबू सहजात वृत्ति जो होता है वो अनजान स्मृति को कहते हैं। अनजान स्मृति, अनजान स्मृति को हम क्या कहते हैं? तो सहजात वृत्ति कहते हैं। चलो अगला कहें, नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? नाखून का बढ़ना, नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? किसका परिणाम है? नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? देखिए मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति, मनुष्य की अंध, मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति, सहजात वृत्ति, मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति की, मनुष्य की सहजात वृत्ति। बाबू यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखते हैं एक बार कि कह रहा है कि ये जो चैप्टर एक बार समझ लेते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये चैप्टर जो है एक ललित निबंध है और ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो थे एक निबंधकार थे, इन्होंने बहुत सारे निबंध को लिखे थे और यह एक क्या है? यह एक ललित निबंध है। और ये किनके द्वारा लिखा गया ललित निबंध? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया। कह रहा है कि इस पाठ के लेखक कौन है बाबू? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो हुआ था बाबू 1907 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश, कहां पे बाबू? उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के छपरा गांव में हुआ था। ठीक है, बलिया जिला के छपरा गांव में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु जो होती है बाबू 1979 में, यानी 1979 में दिल्ली में हो जाती है। कहां हो जाती है बाबू? दिल्ली में हो जाती है। उसके बाद करा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बहुत सारे क्या लिखे थे? बहुत सारे आत्मकथा भी लिखे। पहला आत्मकथा का नाम हो गया अशोक के फूल। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा अशोक के फूल किनके द्वारा लिखा गया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। आलोक पर्व किसके द्वारा लिखा गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाण भट्ट की आत्मकथा किसके द्वारा लिखा गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये किनकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना। ठीक है बाबू, उसके बाद करा किस रचना पर हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? आलोक पर्व, यानी आलोक पर्व पे मिला था। किस पे मिला था? आलोक पर्व। यानी इनको मतलब बहुत सारे इन्होंने रचना लिखा था, लेकिन सबसे जो सुपर हिट हुआ था और उनको पुरस्कार जो मिला था वो किस पे मिला था? आलोक पर्व पे। किस पे? आलोक पर्व पे। उसके बाद कह बढ़ते हुए नाखून हमें किसकी याद दिलाती है? क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या? नाखून क्यों बढ़ते? आखिर ये नाखून हमें अभी भी याद दिलाते हैं कि हम जो थे, हमारे जो पूर्वज लोग थे वो क्या थे? मतलब शिकारी थे ना, वनमानुष थे। उनको नाखून की जरूरत होती थी शिकार करने के लिए। जैसे कोई चीज जानवर को मार के लाए तो उसको फाड़ के खाते थे। ठीक है, तो ये सब किसकी याद दिलाती है? मुझे पार्श्ववृत्ति की याद दिलाती है, मुझे पार्श्ववृत्ति की याद दिलाती है। हम प्राचीन जमाने में हमारे जो पूर्वज लोग थे वो क्या थे? पार्श्ववृत्ति थे, अर्थात पशु के समान जीते थे, पशु को मार के खाते थे। ठीक है, पशु के वेशभूषा में रहते थे। उसके बाद कह नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा? बाबू उनकी छोटी लड़की जो थी, उनकी छोटी बेटी जी थी, पुत्री जो थी, वो पूछे थे पिताजी बताइए नाखून क्यों बढ़ते हैं ना, नाखून क्यों बढ़ते हैं। और ये प्रश्न कई बार पूछ चुका गया है। उसके बाद करा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह निबंध किस ग्रंथ से लिया गया? देखो ये जो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये द्विवेदी ग्रंथावली से लिया गया। कहां से लिया गया? द्विवेदी ग्रंथावली से, द्विवेदी ग्रंथावली से लिया गया। उसके हाँ बाबू ना नहीं पूछा, किताब दिया ही नहीं हुआ है नाम उसका, उसका नाम ही नहीं दिया गया, छोटी बेटी का नाम नहीं पूछेगा। ठीक है, तो उसकी छोटी बेटी है। कहा कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। आपको हम उतना चीज लिखाएंगे, उतना चीज पढ़ा देंगे कि जितना वो उसके पास रहेगा। हाँ तो वो था आपके बुक में है। ठीक है,
वो उसके बेटी का उसमें है, बुक में चर्चा है, इसलिए मैंने पढ़ा है। बुक में है ही नहीं तो टीचर को क्या पढ़ाएंगे? तो गलत तो अपने को नहीं पढ़ा सकते ना, गलत क्या देंगे उसमें। अब देखो, पुराने कामों सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से? नाखून क्यों बढ़ते, नाखून क्यों बढ़ते, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते थे? तो गौर देश के लोग ना, गौर देश के लोग क्या करते थे? बड़े बड़े नाखून को पसंद करते थे। अभी जैसे लड़की लोग देखते हैं बड़का बड़का नाखून रखती है, तो गौर देश की हो गई। किस देश की हो गई? गौर। लड़की रखती है नहीं रखती है बड़े बड़े नाखून। अब देखो यहाँ पे किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते? गौर देश के। कहा कि अनाम दास का पोथा उपन्यास, वो एक उपन्यास का नाम है अनाम दास का पोथा। तो अनाम दास, अच्छा, वो भी बनमानुष हो गया, तो ध्यान दीजिए। अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अनाम दास का पोथा किस लेखक की रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे अपराधी कहा, निर्लज कहा, दुराचारी कहा? नाखून को। किसको? नाखून को। उसके बाद कह कि दधीची की हड्डी से क्या बना है? दधीची की हड्डी से क्या बना है? इंद्र का वज्र। दधीची एक मुनि का नाम है, यानी ऋषि का नाम था, और उनके जब वो मरे थे तो उनके हड्डी से क्या बना था? इंद्र का वज्र। इंद्र जो होते हैं, जो वर्षा के देवता होते हैं इंद्र, उनके क्या बनते हैं? वो समझ रहे हो। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इंद्र का वज्र किससे बना है? तो दधीची की हड्डी से। कह रहा है कि शाहजात वृत्ति किसे कहते हैं? तो अनजान स्मृति को। किसको कहते हैं? अनजान स्मृति को। नाखून को बढ़ना किसका परिणाम है? तो मनुष्य की अंध, कहा कि शाहजात वृत्ति का, मनुष्य के अंध शाहजात वृत्ति का नाखून का बढ़ना है। बाबू ये था आपका थ्योरी क्लास, ठीक है। अब जो मैं लिखाऊंगा आपको वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिखा दूंगा, ठीक है। तो ये था ओवरऑल आपका जो किताब से जो निचोड़ के निकाला गया था, इससे आपका पूरा प्रश्न बन जाएगा, और मैं ऑब्जेक्टिव जो होता है वो चैप्टर बाय चैप्टर करा दूंगा, ठीक है। और नहीं तो नोट्स ऑब्जेक्टिव ही था लेकिन थ्योरी टाइप में था, ठीक है। हाँ ऑब्जेक्टिव ही है, मतलब एक तरह से थ्योरी टाइप है, ठीक है। तो समझ गए बाबू। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावे और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।